ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है वर्षा, और एक संयोग ये ऐसा बन गया है कि मैं आज जब वर्षा टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही उपयुक्त समय आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए इसको हमने यहाँ पर जो है, ये वर्षा ऋतु जो है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल कोई नई घटना नहीं है, और ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं हैं, हमेशा से देखते आ रहे हैं। कई बार आप लोग बारिश में भीगे भी होंगे। तो बारिश है क्या? जल की बूंदों के रूप में ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना जो है वो बारिश या वर्षा कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला है पर्वतीय जल वर्षा, दूसरा है संवहनीय वर्षा, और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। हम तीनों को जो है एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। जो पर्वतीय जल वर्षा है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसके कारण होती है? पर्वतीय अवरोध के कारण होती है, या इस वर्षा के होने में जो है पर्वतों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो भूमिका क्या है? वो ऐसा है कि जब जल वाष्प युक्त हवाएं चलती हैं और उनके मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध सामने आता है, तो वो हवाएं जो है उन पर्वतों को पार नहीं कर पाती हैं, और उस अवरोध के कारण वो हवाएं जो है ऊपर उठती। जैसे ही हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाने में जो तापमान है वो क्या होता है? घटता जाता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, जिसको कि हम सामान्य ताप पतन दर भी कहते हैं। तो जैसे ही हवाएं जो है वो ऊपर उठना शुरू करती हैं, उनके तापमान में भी गिरावट होने लगती है, और उनकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो बढ़ने लगती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उनमें संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ डायग्राम 1 से आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ से हवाएं जो है चल रही हैं, सामने एक पर्वत खड़ा है जिससे टकरा कर ये ऊपर उठ रही है, और जैसे ही संघनन की क्रिया होती है, संघनन क्या होता है? जल वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन। तो जैसे ही संघनन की क्रिया हुई, बादलों का निर्माण होता है, और वो जो जल की बूंदें वो जब इतनी भारी हो जाती हैं कि वायुमंडल में टिक नहीं पाती हैं, तो वो नीचे गिरना प्रारंभ हो जाती हैं, और उसी को हम जो है वर्षा की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ये हमने देखा कि पर्वत जो है उनकी क्या भूमिका होती है, और किस प्रकार से वो वर्षा कराने में सहायक होते हैं। हाँ, अब इसमें कुछ कंडीशन भी है कि जैसे कि जो पर्वत है वो हवाओं की दिशा के समकोण में होना चाहिए। अगर पर्वत जो है हवाओं की दिशा के समानांतर होगा तो वो हवाओं को रोक नहीं पाएगा, हवाएं सीधे निकल जाएंगी, और फिर उस समय जो है उस स्थिति में हम ये कहें कि पर्वतीय वर्षा नहीं हो पाएगी। दूसरा है सागर से दूरी। अगर जो पर्वत हैं वो अगर सागर के समीप की, जैसे भारत की स्थिति की अपन बात करें तो अरब सागर से बिल्कुल लगा हुआ पश्चिमी घाट, ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, और फिर भी वहाँ से जैसे ही समुद्र से जो आर्द्र और नम हवाएं जैसे ही पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो वो ऊपर उठ जाती हैं, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से पर ज़्यादा बारिश करती है, जबकि जो पूर्वी भाग होता है वो सूखा रह जाता है, ड्राई रहता है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। अगर हम इसको ये मान लें कि ये इसका पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, ये इसका पूर्वी भाग है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वृष्टि छाया प्रदेश। ये वृष्टि छाया या रेन शेडो एरिया क्या होता है कि यहाँ पर जो हवाएं ऊपर उठी, अब उनमें जो नमी की मात्रा थी वो बारिश के रूप में यहाँ पर हो गई, और उसके बाद जब ये हवाएं उस पर्वत को पार करके उसके दूसरे ढाल की ओर जाती है, जिसको कि पवन विमुख ढाल भी कहते हैं, और ये जो पहले वाला हिस्सा है इसको जो है पवन विमुख ढाल कहते हैं।
तो जब ये दूसरे साइड में जाती हैं तो क्या होता है कि अब वहां पर इनको ऊपर से नीचे की ओर आना, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगी यानी वायुमंडल की सघनता को इनको पार करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हवाएं ऊपर उठ करके ठंडी हो रही थी, जबकि वहां क्या है ऊपर से नीचे की ओर आएंगी तो वो गर्म होंगी, और जब वो गर्म होंगी तो उस स्थिति में संघनन या बादलों का बनना या ऐसा कुछ भी प्रक्रिया जो है वो संभव नहीं है, और वहां पर जो है बारिश नहीं होगी, और इसीलिए उसको जो है हम क्या कहेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश कहेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा है प्रकार है वो है संवहनीय वर्षा। संवहन यानी नीचे से ऊपर की ओर उठना। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जहां पर कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है हमेशा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में लंबवत पड़ता है। ये आपका 0 डिग्री। यहाँ पर जो है साल में एक बार, यहाँ पर साल में एक बार, यहाँ 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती ही हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, साल में 2 बार तो पड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं तो वहाँ पर जो भी वाटर बॉडी है, भूमि है, उनसे सुबह से लेकर के लगभग 2 बजे तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होता है, और जो हवाएं हैं वो सीधा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर उठती है। फिर वही प्रक्रिया जो पर्वतीय वर्षा में हुआ कि हवाएं ऊपर उठी, ठंडी हुई, उनकी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हुई, संघनन हुआ और बारिश हुई। अब जब बारिश होना प्रारंभ हुआ तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, पूरे साल भर ये संवहन की क्रिया होती है। यहाँ पर ऋतुओं का अभाव होता है, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, जिनको कि हम कहते हैं सदाबहार वन। तो बारिश से मनुष्य जो है वो खुश हो जाता है, जब वर्षा होती है तो मानव प्रसन्न होता है, उसके मन में भी प्रसन्नता आती है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जो है काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो हमेशा जो है ऊंचाई की ओर बढ़ते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कितनी ऊंचाई, कितने खुश हैं वो और कितनी ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो सदाबहार वर्षा वन है वो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचे वन भी हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। संवहनीय वर्षा में दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र और दूसरा है सूर्य की किरणों का लंबवत होना। इसके बाद हम देखते हैं चक्रवातीय वर्षा। ये दूसरा डायग्राम जो है संवहनीय वर्षा का है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, और यहाँ पर जो है दोपहर तक पर्याप्त मात्रा में वाष्पीकरण हो रहा है, बादलों का निर्माण हो रहा है, और उसके बाद फिर 4 बजे के आसपास यहाँ वर्षा प्रारंभ होती है और घनघोर वर्षा होती है, काफ़ी गरज और चमक के साथ होती है। चक्रवाती वर्षा में क्या होता है कि यहाँ पर 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ जब आमने सामने मिलती हैं तो वो आपस में बिल्कुल घुल मिल नहीं जाती है। जैसे पानी को पानी में मिला दिया जाता है या दूध को दूध में मिला दिया जाए और वो बिल्कुल मिल जाता है, तो वैसे जो अगर 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ हैं यानी उनमें गुणों में भिन्नता है तो वो आपस में मिल नहीं जाएंगे। तो क्या होगा कि जो ठंडी वायु राशि होगी वो भारी होगी, क्योंकि उसका तापमान कम है, घनत्व ज़्यादा है, तो वो भारी होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, और जो गर्म वायु राशि होगी वो उसके ऊपर आरोहित हो जाएगी, चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से गर्म वायु राशि जो है वो ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ेगी, और जब ठंडी वायु राशि के वो संपर्क में आएगी तो
तो जो गर्म वायु राशि होगी वो भी ठंडी होना प्रारंभ हो जाएगी और इसी प्रक्रिया के तहत क्या होगा, चक्रवात का निर्माण होगा और चक्रवात से बादल बनेंगे और वर्षा होगी। तो इन तीन वर्षा के तीनों ही प्रकार में आप लोगों ने देखा कि हवा का ऊपर की ओर जाना, ऊंचाई की ओर जाना आवश्यक है। रीजन भले अलग अलग हो, यहाँ पर पर्वतीय अवरोध है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या सूर्य की किरणें हैं, तो यहाँ पर जो है दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों का मिलन है। भारत में ये जो संवहनी वर्षा है, इसके अलावा एक और प्रकार है अभिवाहनिक वर्षा। जैसा कि आप लोग अभी पर्वत में देखें कि पर्वतीय अवरोध के कारण मानी जाती है, उसी तरीके से अभिवाहनी वर्षा जो होती है वो पठारों और मैदानों के ऊपर होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कहीं पर भी धरातल जो है एकदम समतल नहीं है, लाइक ए मेज, लाइक ए टेबल, एकदम समतल नहीं है। तो कहीं पर जो है डाउन है तो कहीं पर अप है। पर अगर देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी जो पठारों के ऊपर या मैदानों के ऊपर चलने वाली हवाएं जब वो धीरे धीरे इन ऊंचाइयों को पार करती जाती हैं, ऊंचाई में जाती हैं, तो उनका भी टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। और इस प्रकार से जो है ना सेम वही प्रक्रिया जो पर्वतीय वर्षा वाली होती है वही मैदानों के ऊपर या पठारों के ऊपर हो जाती है और इस प्रकार की होने वाली जो वर्षा है वो अभिवाहनिक वर्षा कहलाती है। तो ये था हमारा वर्षा और उसके प्रकार। आज के लिए बस इतना ही।